नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण हम जान चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में मानव ने उत्पादन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उनको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इससे पूर्व लेक्चर में हमने जाना कि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, उसके कारण क्या थे, और उसके पश्चात पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से हुई। आज हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के क्या आर्थिक परिणाम निकले। सबसे पहला परिणाम था घरेलू उद्योगों का विनाश। औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला विनाशकारी प्रभाव हम देखें तो घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ा। अभी तक जो कारीगर हैं वो अपने थोड़े से औजारों और सीमित पूंजी में काम करते थे, पूरी वो चीज़ बनाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे स्वतंत्र रूप से। परंतु औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग धंधे ठप हो गए और उनका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। मशीनों से जो उत्पादन होता था हाथ की अपेक्षा काफ़ी सस्ता और सुंदर होता था, तो हाथ के घरेलू उत्पादन के वस्तुओं के ग्राहक कम हो गए और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार कारीगर के स्वतंत्र व्यवसाय और व्यक्तित्व दोनों का ही अंत हो गया। दूसरा है बड़े कारखानों की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में तो छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए, लेकिन बाद में जब वो सफलता मिली तो छोटे कारखानों की जगह बड़े कारखाने बन गए और बड़े बड़े कारखानों में हज़ारों लोग एक साथ काम करने लगे। तो यहाँ बड़े कारखानों में केवल मजदूर लोग ही काम नहीं करते थे, ऐसे लोगों को भी रखा जाता था जो हर समय खर्चा घटाने और उत्पादन ज़्यादा करने के लिए काम करते थे। बड़े बड़े कारखानों में फैक्ट्री पद्धति अपनाई गई और एक ही कारखाने में असंख्य लोगों का एक साथ काम करना, कार्य का विभाजन, ये सब पॉलिसी उनकी होती थी। तो मशीनों का यांत्रिक शक्ति से चलना, पूंजी का विशेष उद्योग में सब फंसा रहना, इन सब ने औद्योगिक क्रांति वर्ग संघर्ष को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। अब मिल मालिक क्या करते थे? मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया था। वो उनको कम मजदूरी देते थे और काम उनसे ज़्यादा घंटे करवाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता का विकास। घरेलू उद्योग धंधों में हम देखें तो शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा वो चीज़ बनाई जाती थी, लेकिन अब औद्योगिक कारखाना पद्धति में ये व्यवस्था बदल गई। अब प्राय एक व्यक्ति एक ही काम को करता था, एक ही काम को करने की जानकारी रखता था, उसमें उसी काम को करने की विशेषज्ञता होती थी। जैसे कुछ लोग अभी भी हम देखते हैं कि जैसे कुछ कारखानों में कार बनती हैं तो कहीं पर कार का ढांचा बनता है, कहीं टायर बनाते हैं, कुछ इंजन बनाते हैं, तो एक एक करके उनको फिर जोड़ा जाता है कारखाने में। तो इस तरह से विशेषता का विकास हुआ। दूसरा है नए नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई, क्योंकि जो मज़दूर हैं उन्होंने, जैसे किसान थे वो पहले, उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और शहरों में जा कर के बस गए। औद्योगिक केंद्र जहाँ पर वो मजदूरी उनको मिली, फैक्ट्रीज़ के आसपास उन्होंने अपने अपने घर बनवा लिए। कुछ दुकानदार भी वहाँ पर जाकर बस गए। इसी तरह औद्योगिक केंद्रों का, नवीन नगरों का विकास हुआ, जैसे लीड्स, मैनचेस्टर। ये तो
ब्रिटेन के नगर थे। इसी प्रकार भारत में भी हम देखें कुछ नगरों की नींव जो थी इसी कारण संभव हो पाई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए ये आवश्यक हो गया था कि वो अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करें या उस पर नियंत्रण रखें। तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादन को भी महत्व दिया जाने लगा। नेक्स्ट है परस्पर निर्भरता। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया। पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही कर लेता था, लेकिन अब यातायात के साधन हो गए थे तो दूर दूर तक सामान पहुंचाना भी सरल हो गया था। तो औद्योगिक देशों को पिछड़े देशों से कच्चा माल चाहिए था और पिछड़े देशों को मशीनें और तैयार माल चाहिए था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने सभी को एक दूसरे के ऊपर निर्भर बना दिया। तो ये थे आर्थिक प्रभाव। अब हम देखेंगे इसके सामाजिक प्रभाव। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। आर्थिक प्रभावों की ही भांति औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से सामाजिक उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष और शोषण की शुरुआत हुई। सबसे पहला है मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति से पूर्व हम देखें समाज में तो मुख्यतः गरीब और अमीर दो ही वर्ग प्रमुख थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए कारखानों की स्थापना की आवश्यकता थी और इसके लिए पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों की आवश्यकता थी। और ये दोनों चीज़ किसके पास थी? दोनों चीज़ ही मध्यम वर्ग के पास थी। उसके पास आवश्यक पूंजी भी थी और व्यावसायिक बुद्धि भी थी, और उन्होंने इसमें पर्याप्त रुचि ली और औद्योगिक विकास होता चला गया। नेक्स्ट है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों के मालिकों को और अधिक अमीर बना दिया, लेकिन जो श्रमिकों की स्थिति है उनको पहले से भी ज़्यादा दयनीय बना दिया। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन श्रम की उनकी उचित मजदूरी नहीं मिली। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी और ज़्यादा काम लिया जाता था। पुरुषों से 12 से 15 घंटे काम करवाया जाता था। विवश होकर उन्हें अपनी स्त्रियों और छोटे बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता था। तो इस तरह से श्रमिकों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। संयुक्त परिवार प्रथा का छिन्न भिन्न होना। औद्योगिक क्रांति ने प्राचीन युग से चली आ रही संयुक्त परिवार प्रथा को समाप्त कर दिया, क्योंकि कारखाना पद्धति में श्रमिकों को निश्चित समय तक काम करना पड़ता था, तो उनको अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहना पड़ता था। इसलिए संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन प्रारंभ हुआ और उसके स्थान पर स्वतंत्र छोटे छोटे परिवारों का विकास हुआ। इसके बाद है अनैतिकता का विकास। औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख दोष ये भी रहा कि समाज को अनैतिकता की तरफ धकेल दिया। मानव समाज का नैतिक पतन शुरू हो गया। भौतिक समृद्धि से शराब और जुए का प्रचार इतना बढ़ गया कि समाज पतन की तरफ जाने लगा। व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थपरायणता, इन प्रवृत्तियों ने विकास ने इसमें और अधिक सहयोग दिया। इसके बाद जन स्वास्थ्य की समस्याएं। औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं भी खतरनाक रूप से प्रकट हुई, क्योंकि जो मजदूर हैं वो बहुत लंबे समय तक काम करते थे, दूषित वातावरण में रहते थे, गंदी बस्तियों में रहते थे और पेयजल उनका शुद्ध नहीं होता था। इससे अनेक रोग बढ़े। कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलने के कारण नगरों का जो वायुमंडल है वो भी प्रदूषित हो गया। पेट्रोल, डीजल, इन सब गाड़ियों से चलने के कारण वातावरण को बहुत अधिक दूषित बना दिया। इन सभी के परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य पर
बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद है गंदी बस्तियों की समस्याएं। आपको मैंने बताया था कि श्रमिक और निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं उन्होंने कारखानों के आसपास ही अपनी झोपड़ियाँ, अपने घर बना लिए। इन सब ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया, जहाँ कारखाने तो स्थापित हुए लेकिन ये बस्तियाँ एक रुख के रूप में भी स्थापित हो गई। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत घातक हो गया और यहाँ पर जो उनके गंदी बस्तियों में ये बच्चे जो रहते थे उनमें बड़े होने पर बहुत सारे अपराधी भी बन जाते थे। बाद में समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित भी हुआ और ध्यान भी दिया जाने लगा समस्याओं की ओर। तो 20वीं शताब्दी में इनको सुधार करने का काफ़ी प्रयास किया गया। ये थे इसके सामाजिक प्रभाव। अब है राजनीतिक प्रभाव। सबसे पहले राजनीतिक प्रभावों में राजनीतिक सुदृढ़ता औद्योगिक क्रांति की बहुत महत्वपूर्ण देन है। औद्योगिक देशों की राजनीतिक सुदृढ़ता, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हुई। यातायात के साधनों का विकास हुआ। व्यापारिक क्रांति से आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व मिला। इन सब ने राजनीतिक सुदृढ़ता को बल प्रदान दिया। अधिक से अधिक संपन्न देश औपनिवेशिक विस्तार करने में सफल रहे। ठीक है, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। यद्यपि उपनिवेशों की स्थापना का कार्य औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण जब इंग्लैंड के हाथों से उसके 13 अमेरिकी उपनिवेश निकल गए तो यूरोपीय देशों में उपनिवेशों को स्थापित करने की प्रवृत्ति में थोड़ी शिथिलता आ गई। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इस प्रवृत्ति को पुनः सक्रिय बनाया। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी। अब यूरोप में कच्चे माल की कमी थी और जो तैयार माल हो रहा था उसको बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता थी। तो इसलिए उपनिवेशों की स्थापना और स्थापित उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए हर देश इस होड़ में लग गया कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित हो। इसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं और इस दौड़ में सबसे आगे निकला इंग्लैंड। फिर है विदेश नीतियों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के ने यूरोप के औद्योगिक देशों की विदेश नीतियों को भी प्रभावित किया। पहले ये देश धार्मिक युद्धों और जातीय युद्धों में अधिक उलझे हुए थे। अब ये बात गौण हो गई। उनके स्थान पर उपनिवेश और अविकसित देशों के नियंत्रण और राष्ट्रीय हितों की बात महत्वपूर्ण हो गई थी। मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा रोल था। तो क्रांति के फलस्वरूप शिक्षा और धन दोनों ही क्षेत्रों में मध्यम वर्ग कुलीनों और सामंतों से काफ़ी आगे निकल गया था, लेकिन उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अभी तक मध्यम वर्ग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तो संसद और प्रशासन में भी उसको प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। तो इसलिए मध्यम वर्ग का औद्योगिक क्रांति के पश्चात राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। इसके बाद है श्रमिकों का संघर्ष। श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा। रॉबर्ट ओवन जो श्रमिकों के नेता थे, इन्होंने सुधारों की मांग शुरू कर दी और बाद में श्रमिकों के संघर्ष के कारण, क्योंकि श्रमिकों को बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, तो बाद में कुछ बिल भी पास हुए जो श्रमिकों के फेवर में, पक्ष में थे। इसके बाद है समाजवाद। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह आगे चलकर समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाजवाद का अर्थ है समाज में समानता की स्थापना करना। समानता का अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक समानता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना, और इस दिशा में सर्वप्रथम एक रॉबर्ट ओवन जो अंग्रेज उद्योगपति थे, उन्होंने कदम बढ़ाया और
समाजवाद की श्रमिकों के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन हुए